बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ले जी बच्चों, आज हमने ये सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करना है और इसका नाम है काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स जो है ये बेसिकली हरकत के मुतल्लिक है। इसमें जो मोशन है, कोई भी चीज़ जो मूव कर रही है, हरकत कर रही है, तो उसको हमने पढ़ना है। उसकी डिफरेंट डिटेल्स हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर होता है क्योंकि इसमें जो डेफिनिशंस हैं वो पेपर में आती हैं, ठीक है। और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो पेपर में आते हैं, जो इसके फार्मूले बनने हैं। तो ये अगेन ये पिछले सिलेबस की तरह का ही है जो पिछली 9 में था पहले वाले। अभी भी ये वही चीज़ें हैं, लेकिन ज़ाहिर है थोड़ा बहुत उन्होंने उसको रिफ़ाइन किया है, कुछ एक आध कंसेप्ट नया डाला है। तो इस तरह से चीज़ें हैं, कुछ एग्जाम्पलें नई हैं, न्यूमेरिकल्स भी सारे टोटल नए होंगे। और सबसे बड़ी बात, जो एक्सरसाइज है वो सारी की सारी नई होती है, सारे सवाल नए हैं। तो डेफिनेटली भी फ़र्क काफ़ी ज़्यादा पड़ जाता है। मेन कंसेप्ट वही हैं सारे पहले वाले। सो चलें इसको शुरू करते हैं। ये पहला पेज तो ऐसे ही होता है कि SLO के बच्चे को क्या आना चाहिए, जब टीचर पढ़ा रहा हो तो क्या क्या चीज़ उसको समझ होनी चाहिए। तो ये आपके लिए नहीं है। आपने बेसिकली यहाँ पेज नंबर 28 से स्टार्ट करना है और इसमें शुरू में ही डेफिनेशनें आ रही हैं। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो है मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स क्या थी? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की एक ब्रांच है दैट डील्स विद द मोशन, जो मोशन को डील करती है, हरकत को डील करती है। अब ये हरकत ज़ाहिर है एटम्स की भी हो सकती है, मॉलिक्यूल्स की भी हो सकती है, और बड़ी चीज़ों की, जैसे कोई साइकिल है, मोटरसाइकिल है। तो किसी भी तरह की जो मूवमेंट है उसको हम कहाँ स्टडी करते हैं? मैकेनिक्स में। तो ये मेन बड़ी जो ब्रांच है फिजिक्स की वो मैकेनिक्स, जहाँ पे मोशन को पढ़ेंगे। विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, चीज़ों की जो मोशन है, कोई भी चीज़ हो सकती है, एंड द फोर्सेस दैट चेंज इट, और वो फोर्सेस, वो कुव्वतें जिनकी वजह से चेंजेस जो है वो आती हैं। जैसे कोई साइकिल चल रही है तो आगे उसके आप खड़े हो जाएं, फोर्स लगाएं, उसको रोकने की कोशिश करें, ठीक है। कोई अगर चीज़ सर्कल में घूम रही है तो उसको आप फोर्स लगा के छोड़ दें या वो एक सीधी लाइन में चली जाए। तो वो फोर्सेस जिनकी वजह से ये मोशन जो है चेंज हो सकती है, चीज़ रुक सकती है, चीज़ की स्पीड बढ़ सकती है, कम हो सकती है, वो सारी की सारी इसमें आएंगी। तो मोशन भी पढ़ी जाती है और उसके साथ क्या है, फोर्स को भी पढ़ा जाता है, मोशन एंड फोर्स। तो ये दोनों चीज़ें मैकेनिक्स का पार्ट बनती हैं। तो पहली डेफिनेशन जो मैकेनिक्स की डेफिनेशन है वो आपने इधर से लेके यहाँ तक याद कर लेनी है और इसको लिख लेना है साथ। अब आगे जो दूसरी डेफिनेशन या दूसरा जो शॉर्ट सवाल है वो यहाँ से बन जाता है कि जो मैकेनिक्स है उसको फिर आगे से आपने दो और पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स। तो ये भी एक शॉर्ट सवाल आ जाता है कि मैकेनिक्स की जो दो टाइप्स हैं वो भी आप बताएं। तो इधर से लेके यहाँ तक ये दूसरा आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। अब आगे दो सवाल शॉर्ट और बन जाएंगे कि काइनेमैटिक्स की अलहदा से डेफिनेशन हो जाएगी और जो डायनामिक्स है उसकी अलहदा से डेफिनेशन हो जाएगी। सो काइनेमैटिक्स में कहता है इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट रेफरिंग टू फोर्स, कि यहाँ पे हम मोशन को स्टडी करेंगे लेकिन फोर्स को स्टडी किए बगैर, उसके रेफरेंस के बगैर ही जो मोशन को हम स्टडी कर रहे हैं कि भाई ये मोशन हो रही है तो इसका क्या इम्पैक्ट है, तो उसी को हमने सिर्फ स्टडी करना है, सिर्फ मोशन को, सिर्फ हरकत को, वो हम करेंगे। तो वो काइनेमैटिक्स है। और डायनामिक्स फिर उसी तरह होगा कि उसमें फोर्स भी इन्वॉल्व हो जाती है। सो डायनामिक्स डील विद द फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन द मोशन, जो फोर्सेस हैं और उनका मोशन पे जो इफेक्ट है, असर है ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ये हम डायनामिक्स में पढ़ते हैं। तो ये 3-4 डेफिनेशनें आ गई, तीन, एक तो मैकेनिक्स की डेफिनेशन, एक काइनेमैटिक्स की और तीसरी डायनामिक्स की, और चौथा एक शॉर्ट सवाल कि जी मैकेनिक्स की कितनी किस्में हैं, तो आपने कहना है काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स। अब आगे उसने जस्ट उसकी एग्जांपल्स वगैरह दी हुई हैं, सारा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। देखें, कहता है इन आवर एवरीडे लाइफ वी ऑब्जर्व मैनी ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। हमें इर्द गिर्द ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें मूव करती हुई नज़र आती हैं। फॉर एग्जांपल कार्स, बसेस, बाइसिकल्स, मोटरसाइकिल्स मूविंग ऑन द रोड, एरोप्लेन्स फ्लाइंग थ्रू द एयर, ठीक है ना, हवा में से गुजर रहा है, वाटर फ्लोइंग इन द कैनाल्स, पानी नहरों में से गुजर रहा है, और सम ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम द टेबल टू द ग्राउंड। तो ये डिफरेंट तरह की मूवमेंट्स है। पानी के अंदर मूवमेंट है, बाल या कोई चीज़ नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आ रही है, मोटरसाइकिल या कारें जो है वो सड़क पे चल रही हैं। तो ये डिफरेंट तरह की मोशंस हैं और इन्हीं को हम ज़ाहिर है आगे डिस्कस करते हैं। द मोशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स कैन बी स्टडीड विद और विदाउट कंसिडरिंग, ये वही बात है सारी। आगे चलते हैं। तो यहाँ तक तो ये डेफिनेशन आ गई। अब ये आगे जो टॉपिक आ रहा है स्केलर्स एंड वेक्टर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मोशन के साथ उस तरह से नहीं, लेकिन ये वैसे हमें पढ़ना होता है क्योंकि हमें पता हो कि कौन सी चीज़ किस तरह की है।
वेक्टर्स की अलग से डेफिनेशन है, स्केलर की अलग से है। असल में ये जो वेक्टर्स हैं ये आगे से फिर हमारी जो आगे फर्दर हमने डेफिनेशंस पढ़नी है उसके साथ डील करता है। स्केलर भी करता है, वेक्टर भी करता है, तो इसलिए स्टार्टिंग पे इनकी डेफिनेशंस बनाना और इनको पढ़ना ज़रूरी होता है। अब देखें डेफिनेशन ही पढ़ते हैं, बाकी तो अगेन बहुत डिटेल में चीज़ें हैं, सारी बातें वही हैं जो मैं आपको वैसे ही बता दूंगा। अ स्केलर इज़ दैट फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर वो एक हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़ी थी ना चैप्टर 1 में, कि वो चीज़ें जिनको हम मैयर कर सकते हैं, फिजिकली मैयर कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो वो स्केलर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है विच कैन बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। कहता है जिसको आप मुकम्मल तौर पे डिस्क्राइब कर सकते हैं, अगले को समझा सकते हैं सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड के मतलब वो मिकदार कितनी है। जैसे वज़न है ना, मैस जो है, मैस को हम कहते हैं जी एक बंदा 50 केजी का है, तो हम 50 केजी बताएंगे तो वो कम्प्लीटली डिस्क्राइब हो जाएगा, पता चल जाएगा कि इस बंदे का वज़न जो मैस है वो इतना है, ठीक है ना। लेकिन उसी के साथ जो वज़न है जिसको हम वेट कहते हैं, तो वेट जो है वो मैस को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कराते हैं और उसमें हमें डायरेक्शन बतानी पड़ती है कि टूवर्ड्स द अर्थ है, तो वो वाली जो चीज़ है वो वेक्टर हो जाती है क्योंकि उसमें डायरेक्शन आती है। जो हमारी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएंगे पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे कोई चीज़ जो है जी 50 किलोमीटर है, इतने फीट की है, तो उतनी खाली लेंथ बताने से ही पता चल जाएगी कि हाँ ये चीज़ मुकम्मल तौर पे एक्सप्लेन हो जाती है। तो ये डेफिनेशन हमने ये जो येलो कलर में नज़र आ रहा है इसको ज़रूर आपने याद करना है, तैयार कर लेना है, ठीक है। साथ थोड़ा सा उसने नीचे बताया भी हुआ है कि मैग्नीट्यूड इंक्लूड्स अ नंबर। मैग्नीट्यूड में कौन सी चीज़ होती है, एक तो नंबर होता है, गिनती, जैसे 50 केजी हम कह रहे हैं तो 50 जो लिखा होगा वो एक नंबर होगा, एंड एन अप्रोप्रिएट यूनिट, और एक मुनासिब यूनिट जैसे केजी है या ग्राम है, ठीक है, तो वो एक प्रॉपर यूनिट भी साथ उसके होती है। तो ये हम अब ये जो डेफिनेशन होगी ना इसके साथ आपने ये वाली लाइन भी साथ ज़रूर लिख लेनी है। नीचे उसके एग्जांपल उसने बताई हुई है कि जब हम किसी शॉपकीपर को कहते हैं कि भाई 5 किलो हमें चीनी दे दो, तो वो उसको कम्प्लीटली समझ जाता है कि मैं 5 किलो चीनी जो है वो देने लगा हूँ। तो 5 kg जो है वो प्रॉपर एक स्केलर क्वान्टिटी है, तो उसको पता चल जाता है। और फिर नीचे उसने यही बताया है कि जो स्केलर क्वान्टिटीज़ हैं उनको आम तरीके से आप उनको प्लस या माइनस जो है वो बड़ा इजीली करवा लेते हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं है। जैसे 5 मीटर है और 3 मीटर है तो मिलके 8 मीटर हो जाते हैं, तो ये बड़ा सिंपल इजीली एक्सप्लेन हो जाता है। उसके साथ फिर जो दूसरी डेफिनेशन है वो वेक्टर्स की है। अ वेक्टर इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच नीड्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड भी होगा, साथ साथ डायरेक्शन भी होगी, फिर वो चीज़ कंप्लीटली डिस्क्राइब होती है, ठीक है। तो इसमें बस ये है कि इसमें एक्स्ट्रा आपने डायरेक्शन को भी साथ ले लेना है, ठीक है। जैसे स्पीड है, अभी हमने आगे पढ़ना है, स्पीड एक तरफ होता है, एक तरफ वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसमें आपने डायरेक्शन बतानी है कि हम किधर को जा रहे हैं। स्पीड तो है हो गई ना भी 60 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से आप जा रहे हैं, अब किधर को जा रहे हैं ये नहीं पता, ये स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जब आप स्पीड बता दें डायरेक्शन, भाई इधर से आप लाहौर की तरफ जा रहे हैं, तो फिर आपने डायरेक्शन भी बता दी, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो जब डायरेक्शन बता देंगे तो वही जो स्पीड है वो वेलोसिटी बन जाती है। अब आगे उसने एग्जांपल्स दी हुई हैं। द एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज आर डिस्प्लेसमेंट। अब ये भी आगे हमने पढ़ना है, तो अभी इसी चैप्टर में फर्दर आगे आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली भाई होता है डिस्टेंस का। डिस्टेंस हम कहते हैं जी फासला है 2 पॉइंट्स के दरमियान, भाई यहाँ से वहाँ तक जाना है। अब यहाँ से मैंने अगर लाहौर जाना है सियालकोट से, तो बिल्कुल एक सीध में नहीं जाऊँगा, बीच में ज़ाहिर है जिधर जिधर को सड़क जानी है उधर से जाना है, तो मेरा फासला में भी 130 किलोमीटर हो जाए। लेकिन अगर मेरे पास एक ऐसी गाड़ी हो कि मैं उसको हवा में ले जाऊँ और वहाँ से बिल्कुल नाक की सीध में जो है वो लाहौर पहुँचूँ, तो वो में भी 115 किलोमीटर हो जाए, 110 किलोमीटर हो जाए, कम हो जाएगा क्योंकि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। जितना आप जो है वो शॉर्ट कर लें उसको बिल्कुल सीधा, तो जो बिल्कुल सीधा होता है डिस्टेंस 2 पॉइंटों के दरमियान जिसमें बीच में कोई वाया नहीं होता, तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अभी तफसील में भी आगे आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन बतानी है कि भाई इधर से आप किधर को जा रहे हो, ठीक है ना, तो वो डायरेक्शन लाजमी होती है। वेलोसिटी मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी में भी डायरेक्शन ज़रूरी है। एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन बनता ही वेलोसिटी से है।
तो चूंकि अच्छा बड़ी मजे की बात कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो है उससे वेलोसिटी बनती है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन बनता है। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। तो इन सब के अंदर जो है डायरेक्शन बतानी ज़रूरी होती है। वेट मैंने शुरू में आपको बताया कि वेट की डायरेक्शन जो है वो किधर को होती है, टुवर्ड्स द अर्थ, कि जहाँ पे ग्रेविटी उसको खींच रही है किसी भी चीज़ को, वहीं से वेट बनता है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों के अंदर डायरेक्शन ज़रूरी है। तो ये सारी की सारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। द वेलोसिटी ऑफ अ कार मूविंग एट 90 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स द नॉर्थ कैन बी, ये वही सारी बातें जो मैंने आपको बता दी। सो मेन चीज़ ये है कि आपने डेफिनेशन याद करनी है। स्केलर की डेफिनेशन साथ ये वाली लाइन ज़रूर लिखें, वेक्टर की डेफिनेशन साथ याद करें, और उसके साथ उसकी जो ये जो है एग्जाम्पल्स हैं वो बता दें। डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, जो 2-4 आप बता सकते हैं। अब आगे जो टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। अब ये जो वेक्टर्स होते हैं इनको पेपर के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वेक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। स्केलर को इतना पढ़ा नहीं जाता क्योंकि उसमें कोई खास चीज़ तो है नहीं है। इसमें चूंकि डायरेक्शन भी होती है और वेक्टर वाली चीज़ें मोस्टली हमारी हैं ही वेक्टर वाली चीज़ें, तो इसलिए वेक्टर को ज़रा डिटेल में पढ़ा जाता है। सो कहते हैं इन दिस टेक्स्ट बुक सिम्बल्स यूज्ड फॉर अ वेक्टर इज़ अ बोल्ड फेस लेटर। तो कहता है ये जो किताब के अंदर हमने लिखा हुआ है, तो जहाँ पे जब भी किसी वेक्टर का नाम आएगा ना, तो उसको हम जो भी नाम रखेंगे उसको बोल्ड लिखेंगे, मतलब मोटा करके लिखेंगे। जैसे आपके सामने ये ए लिखा हुआ है, वी लिखा हुआ है, एफ लिखा हुआ है, तो उसने आम जो लफ्ज़ हैं उन सब से उसने वो मोटा किया हुआ है। आम लफ्ज़ छोटे हैं, वो मोटा है, ठीक है, तो इसलिए उसको बोल्ड कहते हैं कि बोल्ड किया हुआ है। लेकिन आम रूटीन के अंदर बच्चा, आप ज़ाहिर है जब पेपर में लिख रहा होगा तो उसको कैसे बोल्ड करेगा, तो कहता है उसके लिए फिर तरीका ये है कि जैसे ये उसने लिखा ना ए वी एफ डी, उनके ऊपर तीर का निशान बना देते हैं। और ये फर्स्ट ईयर के अंदर ये मैथ के अंदर ये वेक्टर्स का पूरा चैप्टर है। अभी पता नहीं, मे बी आप लोगों को 10th क्लास के अंदर ही आ जाए वेक्टर्स का चैप्टर, क्योंकि फर्स्ट ईयर की चीज़ें अब पीछे आ रही हैं। तो बहरहाल ये ऊपर तीर का निशान बना दे तो ये वेक्टर को शो हो जाता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज़ गिवन बाय इटैलिक लेटर्स, और उसका जो मैग्नीट्यूड है कि वो कितने 5 है, 10 है, 16 है, तो उसको जो है इटैलिक होता है, थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखा जाता है। अगेन ये हमने नहीं करना। अब ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने ब्रैकेटों के अंदर कर दी है। अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली होता है कि उसको तस्वीर के तौर पे पेज के ऊपर एक डायग्राम बना के कैसे शो कराया जा सकता है, ग्राफिकली हम इसको कहते हैं। तो वो कैसे होगा, बाय ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन हम ड्रॉ करते हैं, एक सीधी लाइन बनाते हैं विद एन एरो हेड, और एक तरफ जो है उसके ऊपर तीर का निशान जो है वो बना देते हैं। जैसे ये आपके सामने बना हुआ है, ओ से लेके ये आगे की तरफ जा रहा है, और जिधर को जा रहा है उधर को हमने तीर का निशान जो है वो बना दिया है, ठीक है। तो एरो हेड होता है एट वन एंड, एक तरफ, ज़ाहिर है दोनों तरफ नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से कहता है उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर ग्राफिकली, ठीक है। तो वो हम ये इस तरह से कह सकते हैं कि जो हमने ये लाइन लिखी है, द लेंथ ऑफ द लाइन। अब दूसरा पॉइंट ये है कि वो जो लाइन आपने ड्रॉ करनी है उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। वो क्या करेगी, वो रिप्रेजेंट करेगी द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी, कि उस वेक्टर की मिकदार कितनी है, ठीक है ना। 5 सेंटीमीटर कोई चीज़ बन रही है, जैसे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो हम उसको 60 को जो है वो शो कराना चाह रहे हैं वेलोसिटी को पेज के ऊपर वेक्टर के तौर पे, तो उस 60 का हम 6 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा लेंगे। एक एग्जांपल है, एक मुनासिब स्केल ले लेते हैं ना, कि 10 जो है उसका किलोमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो फिर ज़ाहिर है 60 किलोमीटर बन रहा है तो 6 सेंटीमीटर बन जाएंगे, तो 6 सेंटीमीटर की लाइन लगा लेते हैं। तो वो जो वेक्टर का जो उसकी लेंथ है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, उसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी कि वो थी कितनी, वो मिकदार कितनी थी, ठीक है ना। 20 किलोमीटर की है तो फिर हमने इसको 2 सेंटीमीटर की फॉर एग्जांपल एक लाइन लगा देनी है। वो हमारी अपनी मर्जी होती है, हम पहले स्केल डिफाइन कर लेते हैं कि कितनी लेंथ हमने उसकी रखनी है, वो भी अगेन अभी फर्दर नीचे आ रहा है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू अ सूटेबल स्केल, ठीक है। एक प्रॉपर स्केल हम खुद से डिफाइन कर लेंगे, उसके लिए कोई पक्का रूल नहीं है। वाइल द डायरेक्शन ऑफ द एरो, जाहिर है कि एरो किधर को बनाया है, क्योंकि ये जो एरो है ऐसे भी बना हुआ है, तो ऐसे भी तो हो सकता है ना, इस तरफ को करके ऐसे, या इधर को भी बन सकता है। तो उसकी जो डायरेक्शन जो हम बनाएंगे वो डिपेंड करता है कि वेक्टर की एक्चुअल डायरेक्शन किस तरफ की थी, नॉर्थ को जा रहा है, साउथ को जा रहा है, या किस तरफ को, या कितने एंगल पे जा रहा है। बास को होता है हमें एंगल बताया जाता है, तो ये जो थीटा एंगल है वो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इधर से लेके यहाँ तक ये जो 4 लाइनें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरह समझ लेना है, एक किस्म का याद कर लें इनको, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब नीचे भी इधर से लेके कोई याद करने वाला नहीं है, जस्ट एक दफ़ा इसकी रीडिंग कर लें
और यहाँ उसने यही बताया हुआ है कि जब हमने इसको ग्राफिकली यहाँ बनाना होता है तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये है ना, जैसे आपके सामने ये, मैं अब ज़ाहिर है ये ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ बजाय वो रीडिंग करने के, मैंने पढ़ लिया है, इसमें जो बातें कहीं हुई हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ। एक तो वो कहता है कि जब हमने इसको ग्राफिकली शो कराना है वेक्टर को, तो आपके पास तो ज़ाहिर है डायरेक्शंस पहले होने चाहिए, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है। तो कहता है दो लाइनें आप ऐसे लगा लें, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे लगा लें, एक ऊपर से वर्टिकल लगा लें 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो जहाँ से वो मीट करती हैं वो ओरिजिन होता है, वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट लिया जाता है और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे करके आप शो करा लें। और उसके ऊपर अगर उसने बताया हुआ है कि जी नॉर्थ ईस्ट की तरफ है तो बीच में, और एंगल कोई दिया हुआ है तो उतना एंगल डी के साथ उतना एंगल भी हम बना सकते हैं। ये हम प्रैक्टिकली करेंगे भी आगे एग्जांपल्स के अंदर। तो कहते हैं एक तो ये है, दूसरा ये होता है कि हम उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में भी बनाते हैं। ये मैथ के अंदर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है कि जब डायरेक्शन नहीं बता रहे, ठीक है, यहाँ इवन के डायरेक्शन में भी हम इसमें इसके साथ ही डायरेक्शन लिख सकते हैं कि भाई एक्स की तरफ जो है वो ईस्ट है, ठीक है, वो एक्स डैश की तरफ जो है वो वेस्ट है, इस तरह से भी हम उसको कर सकते हैं। तो बहरहाल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी बनाए जाते हैं, ये मैथ का कंसेप्ट है। और अगेन इसका ओरिजिन है और एंगल कितना है और ये डायरेक्शन, तो ये सारा उसने यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। तो ये ज़ाहिर याद करने वाला नहीं है, इधर से लेके और इधर तक, इसको सिर्फ एक दफ़ा पढ़ लें, समझ लें, आपके सामने भी है और मैंने वैसे ही आपको ज़ुबानी बता दिया जो उसने इसमें बताया हुआ था। आगे देखें, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2.1, और ये भी चले अब इंशाल्लाह जब न्यूमेरिकल मैं कराता हूँ तो पहले सारी एग्जाम्पलें करके फिर न्यूमेरिकल हम करेंगे लिख के। लेकिन अभी ज़रा एक दफ़ा देख लेंगे इसमें करना क्या है, बड़ा ईजी काम है। ड्रॉ द वेलोसिटी वेक्टर v, वेलोसिटी का एक वेक्टर v बनाएं और वेलोसिटी है कितनी, 300 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी दो तरह से होती है, मीटर पर सेकंड के हिसाब से भी होती है और किलोमीटर पर आवर के हिसाब से भी होती है कि एक घंटे में कितने किलोमीटर किया, ये उसकी बड़ी यूनिट है वेलोसिटी की। छोटी यूनिट मीटर पर सेकंड है कि एक सेकंड में कितने मीटर्स ट्रैवल किया। और सवाल जब आते हैं तो इसके ये भी आता है कि आप बड़ी यूनिट से छोटी बनाएं, छोटी से बड़ी यूनिट बनाएं, वो भी हम कर सकते हैं, बड़ा इजी काम है, मैथमेटिकल काम है, वो बड़ा मैं अच्छी तरह समझा दूंगा आपको, ठीक है। तो 300 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में कितना फासला ट्रेवल कर रही है, 300 मीटर्स। तो ये उसकी स्पीड है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एंगल कितना बना रही है, 60 डिग्री। तो बजाय हम वो डी लेके 60 का एंगल बना लेंगे टू द ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान में। ये देखें जब आप ऐसे करके दो लाइनें लगाएंगे, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और साउथ है। तो चूंकि उसने किधर कहा हुआ है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये ईस्ट और ये नॉर्थ, तो इनके दरमियान, ईस्ट ऑफ द नॉर्थ। देखें ईस्ट की तरफ जाना है नॉर्थ से, तो चूंकि नॉर्थ से जाना है और कितना एंगल होना चाहिए, 60 का, तो नॉर्थ से 60 का एंगल, तो ये देखें आपको नज़र आ रहा है कि 60 का एंगल नॉर्थ को मेन रख के बनाया गया है। अब डी हो, अब ये अगेन मैं पेज के ऊपर करवाऊंगा आपको। तो डी को हमने इस तरह से रखना है कि वो जो ओ से एन वाली लाइन आपको नज़र आ रही है ना, ओ एन वाली लाइन, वहाँ पे आपने वो डी वाली लाइन रखनी है और आगे आपने जो है 60 का एंगल मैयर कर लेना है और जहाँ आए वहाँ से ओ से आप उसको मिला दें, ठीक है। लेकिन अगेन मैं ये अभी करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह, ये अभी तो हम सिर्फ रीडिंग कर रहे हैं ना, तो जब ये मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो उसमें करवा दूंगा। तो इस तरह बनाना है और इसका कैसे बनाना है उसने देखें यहाँ स्टेप्स बनाए हुए हैं। ड्रा टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, वही कि दो लाइनें लगाएं जी ईस्ट वेस्ट की और नॉर्थ साउथ की, एक दूसरे म्यूचुअली होता है एक दूसरे के साथ, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाती हूँ, बिल्कुल सीधी सीधी, ठीक है। तो ये कहता है दो लाइनें आप लगा लें और साथ बता दें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। नंबर 2 पॉइंट ये करना है, सिलेक्ट अ सूटेबल स्केल, स्केल बनाएं। अब देखें 300 मीटर है, अब 300 मीटर को पेज पे कैसे शो कराना है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं लेट जी 100 मीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है, क्योंकि हमने सेंटीमीटर्स में बनाना होता है। आपका जो फुट्टा है, स्केल है, उस पर सेंटीमीटर्स बने हुए हैं, तो वो सेंटीमीटर्स आपने पेज पे शो कराने हैं। तो 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही हम करते हैं कॉपी के ऊपर। तो चूंकि 300 है तो एक 100 का 1 सेंटीमीटर कर लें, तो ये एक मुनासिब स्केल बन जाता है। ये उसने देखें किया हुआ है, सिलेक्ट अ सूटेबल स्केल, और वो क्या है, 100 मीटर जो है इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो इसी का मतलब क्या होगा कि 300 जो है वो 3 सेंटीमीटर की लाइन हो जाएगी। तो आपने स्केल रख के 3 सेंटीमीटर की लाइन बना लेनी है, ठीक है। ड्रॉ 3 सेंटीमीटर लाइन ओपी एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एंगल कैसे बनाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ और अगेन बनाएंगे भी इंशाल्लाह। तो इस तरह से मेक एन एरो हेड, फिर उसके ऊपर एरो हेड बना लें।
तो ये मेन काम है किस तरह से इनको बनाया जाता है। तो ये 2.1 एग्जाम्पल है। 2.2 में भी इसी तरह है, जरा एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। ड्रा अ फोर्स वेक्टर, अब यहाँ पे फोर्स है, वहाँ पे वेलोसिटी थी, ये दोनों वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो कहते हैं फोर्स को बनाएं और फोर्स की जो वैल्यू है वो 350 न्यूटन है। फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन्स है, ये भी ज़ाहिर आगे तफसील में आना है। तो 350 है और ये भी एंगल 60 डिग्री बना रहा है विद एक्स एक्सिस। वहाँ पे नॉर्थ साउथ बता रहा है, यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। तो फिर यहाँ पे उस तरह की लाइनें हमने लगानी है। तो ये देखें, ये एक्स एक्सिस, एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश, और फिर एक्स एक्सिस के साथ 60 का एंगल है। तो जो हम वेक्टर बनाएंगे फोर्स का वो एक्स के साथ 60 डिग्री होना चाहिए, वो देखें आपके सामने, ठीक है। अब ये 350 है, तो उसने यूनिट क्या लिया, वही यूनिट लिया है कि 100 न्यूटन जो है 1 सेंटीमीटर के बराबर कर ले। और चूंकि 300 होंगे तो 3 सेंटीमीटर, लेकिन आगे 50 भी है तो वो 0.5 बन जाएगा, क्योंकि वो 100 से तो आधा है ना, तो आधा 0.5, तो 3.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसी तरह एरो हेड बना देंगे एंड सो ऑन। तो ये इस तरह से बनाए जाते हैं। अब उसके बाद एक आता है रिजल्टेंट वेक्टर। अब रिजल्टेंट वेक्टर ये होता है कि अभी तो वेक्टर हमने बनाया, लेकिन वेक्टर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब मैं हल्की सी आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ये है, ठीक है, ऐसे करके एक वेक्टर जो है वो ये जा रहा है ऐसे करके। तो इन दोनों का, अब लेट्स सपोज ये फोर्स के हैं, हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, दो लड़के, एक लड़का इधर को लगा रहा है, एक इधर को लगा रहा है, जैसे मैंने वो डायरेक्शन बनाई। तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट कितना है वो रिजल्टेंट होता है, ठीक है। तो वो रिजल्टेंट वेक्टर्स के थ्रू हम शो कराएंगे। उसका तरीका अभी आगे नीचे आना है, उसको हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। और ये होता है कि एक ऐसे ये बना है ना, ये पहले वाले की डायरेक्शन, अब दूसरे की ऊपर की तरफ है ना, तो दूसरा उसकी जहाँ से हेड खत्म हुआ है वहीं से आप उसको शुरू करें और ऐसे करके 90 का एंगल जैसे उसने बनाया हुआ था वही करके आगे बना दें। तो अब जो है जो ओरिजिन वाला है, अभी तो और भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर लेट्स सपोज दो ही हैं, तो फिर आपने ओरिजिनल वाले का टेल से लेके और जो एंडिंग वाले का हेड है वहाँ तक आप पहुँचे, ऐसे लाइन लगा लें। तो ये जो लाइन आपने लगाई है इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट। दो फोर्सेस, 3, 4 जितने भी वेक्टर्स हैं उन सब का जो मजमुआ है वो उसको रिजल्टेंट कहते हैं। और अभी आप आगे आएगा भी, अभी डेफिनेशन यहाँ से आपने याद कर लेनी है। वी कैन ऐड 2 or more वेक्टर्स, 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स हों तो हम उनको जमा करा सकते हैं टू गेट अ सिंगल वेक्टर, एक सिंगल वेक्टर को लेने के लिए। 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर जितने मर्जी आप वो उनको ऐड कर लें तो आपको एक सिंगल वेक्टर मिल सकता है। दिस इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट वेक्टर, और उसको हम उसका रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। इट हैज़ द सेम इफेक्ट, कहता है इसका इफेक्ट जो इसका असर है वो उतना ही होता है एज द कंबाइंड इफेक्ट। ये मुकम्मल टोटल सारियों चीज़ों का इफेक्ट इकट्ठा कर लें ऑफ ऑल द वेक्टर्स, जितने भी वेक्टर्स हैं टू बी एडेड, जिनको हम जमा कराना चाह रहे हैं। 5 वेक्टर्स हैं तो पांचों वेक्टर्स को जमा करके जितना आंसर आता है, लेट्स सपोज 50 आता है, तो वो अकेले का भी उतना ही होगा, ठीक है। तो वो डेफिनेटली फिर उसका रिजल्टेंट होगा। तो इस तरह से हम ये वर्डिंग दे के इस तरह की, तो ये रिजल्टेंट की डेफिनेशन लाजमी यहाँ से याद कर लें, इसको लिख के देखें। और ये फिर नीचे जो तरीका मैं अभी आपको बता रहा था, ये देखें लिखा हुआ हेड टू टेल रूल, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है। और डेफिनेशन उसकी आपके सामने यहाँ लिखी हुई है। तो दोबारा अब ज़रा हमने समझ लिया जो काम होता है, यही सब कुछ लिखा होगा। टू ऐड अ नंबर ऑफ वेक्टर्स, एक नंबर ऑफ वेक्टर 2, 3, 4 जितने भी हैं उनको ऐड करना है, तो क्या करें, रीड्रॉ देयर रिप्रेजेंटेटिव लाइंस, उनकी जो वेक्टर्स वाली लाइनें हैं उनको दोबारा बनाएं। मैंने आपको दोबारा बना के दिखाई थी ना ये वाली, कि जी पहले वेक्टर ये है, फिर ये है दूसरा, तो मैंने उनको दोबारा ड्रॉ किया जी। पहले को इधर जो डायरेक्शन है उनकी, भाई पहले वाले की जो डायरेक्शन है वो बनाई, दूसरे को ऊपर बनाया कि पहले वाले के हेड के साथ दूसरे की टेल को जोड़ा, ऐसे ऐसे जोड़ते जाते हैं आगे आगे, ठीक है। तो ये वो कह रहे हैं कि रीड्रॉ करें, दोबारा बनाएं उनको। सो ये किधर गया, ये कि रीड्रॉ देयर रिप्रेजेंटेटिव लाइंस, उनकी लाइंस को दोबारा बनाएं, सच दैट, इस तरह से बनाएं, वही बात आ रही है, द हेड ऑफ वन लाइन, पहले की जो हेड है को इनसाइड जुड़ जाना चाहिए विद द टेल ऑफ द अदर, दूसरे की टेल के साथ। ऐसे अगर वो जाता है ना तो ये हेड है ये वाली जगह, और ये नीचे से टेल है जहां से वो स्टार्ट करता है, तो हेड और टेल को जुड़ जाना चाहिए, इसीलिए तो नाम है हेड टू टेल रूल, ठीक है, विद द टेल ऑफ द अदर। द रिजल्टेंट वेक्टर, और इस तरह से जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है बाय अ सिंगल वेक्टर, वो जाहिर है उसको एक सिंगल वेक्टर के तौर पर शो कराते हैं, विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर,
ठीक है। ये मैं अगर हल्का सा आपको बना के दिखाऊं, जी एक ये था, दूसरा इधर को जा रहा है वेक्टर, तीसरा लेट्स सपोज इधर को जा रहा है, कहीं को भी जा सकता है ना, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, चौथे की ये डायरेक्शन है, पांचवें की ये डायरेक्शन है। अब ये 5 वेक्टर्स मैंने ऐड कराए हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या होना चाहिए कि जो स्टार्टिंग वाले की जो टेल है वहाँ से फिनिश वाले की हेड के साथ, ठीक है। तो एक नया वेक्टर आप ऐसे करके बनाएंगे और कहेंगे कि भाई, और जाहिर इसकी लेंथ गिन लेंगे, ठीक है ना, वो स्केल रख के इसकी लंबाई नाप लेंगे कितनी है, मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा, और साथ इसकी डायरेक्शन जो एंगल है वो भी पता चल जाएगा कि कितना है। तो रिजल्टेंट का हम ये पता करा सकते हैं ऐसे। तो ये हेड टू टेल रूल है। तो इधर भी ये जो नया टॉपिक है उसमें आपने यही याद करना है कि ये इसका नाम है, ये इसकी डेफिनेशन है। और यही जो मैंने आपको सारा समझा दिया है, ये उसने देखें यहाँ बनाया है। पहला वेक्टर 0 से ये v1 जो है ये जा रहा है, और v2 जो है वो उसका 4 सेंटीमीटर ये लाइन जा रही है। तो रिजल्टेंट जो है ये देखें 6.8 सेंटीमीटर की ये लाइन जा रही है ऐसे। तो ज़ाहिर उसने 2 वेक्टर्स करके दिखाए हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा हेड टू टेल होता है। अब यहाँ तक वेक्टर्स और स्केलर हो गए। अब थोड़ा सा और करते हैं रेस्ट एंड मोशन। अब प्रॉपर जो हमारी क्वांटिटीज़ हैं, जो डेफिनेशंस हैं वो आने लगी हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्ट की डेफिनेशन और मोशन की। रेस्ट का मतलब क्या होता है? आराम करना, सुकून करना। लो जी मैं रेस्ट कर रहा हूँ, तो रेस्ट में हम क्या करते हैं? रेस्ट में हमको खेलते कूदते हैं नहीं ना, बैठ जाते हैं कहीं सुकून के साथ, कहीं लेट जाते हैं, तो उसको रेस्ट करना कहते हैं। यानी हम साकन हो जाते हैं, स्टेशनरी हो जाते हैं, कहीं बैठ जाते हैं, तो हम मूव नहीं कर रहे होते, और इसीलिए हम उसका नाम रखा हुआ है रेस्ट। तो रेस्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ जब अपने सराउंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी जगह को चेंज नहीं कर रही, वहीं की वहीं पड़ी हुई है, तो हम इसको रेस्ट कहते हैं। और मोशन की जब डेफिनेशन देनी है तो हमने कहना है कोई भी चीज़ जो अपनी सराउंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चल पड़े, अपनी जगह को चेंज कर ले, पोजीशन को चेंज कर ले, तो वो हम कहते हैं कि ये मोशन है। अब ये देखें रेस्ट की डेफिनेशन, इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन को कोई बॉडी चेंज नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से। अब ये जो लफ्ज़ है ना विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एमी चीज़ नहीं है। अब देखें, मैं अगर रुका हुआ हूँ, बैठा हूँ एक चेयर पे, तो मैं रुका हुआ हूँ, लेकिन अगर मैं चेयर पे ही बैठा हुआ हूँ लेकिन अपने किसी बस के अंदर बैठा हुआ, बस के अंदर चेयर लगा के बैठा हुआ हूँ और बस के सारे शीशे बंद हैं, तो अगर लेट्स सपोज बस चल भी रही है, तो बस के जो अंदर लोग बैठे हुए हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वही हूँ कि जी तीसरी सीट पे बैठा हुआ, मैं सारा सफ़र में तीसरी सीट पे बैठा हुआ हूँ, तो मैंने तो अपनी जगह नहीं चेंज की, लेकिन बस के अंदर वाले लोगों के हिसाब से मैं रेस्ट पे हूँ। लेकिन अगर बस से बाहर खड़े होकर कोई बंदा देख रहा हो सड़क पे, तो बस तो उसको जाती हुई फील होगी, और लेट्स सपोज उसके शीशे खिड़की के खुले हों और मैं उसको नज़र आ रहा हूँ, तो वो क्या कहेगा कि सर मूव कर रहे हैं, सर जी पहले इधर थे, अब यहाँ से देखें जी इधर हो गए, अगले स्टॉप पे चले गए, मूव कर रहे हैं। लेकिन बस के अंदर वाले लोगों के लिए मैं वही हूँ। तो विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, इर्द गिर्द के लिहाज से अगर आप मूव नहीं कर रहे तो फिर ठीक है, आप रेस्ट में। अब आपको पता है कि हमारी जो ज़मीन है, अब ज़रा डिटेल में चीज़ें आ रही हैं, जो मेरे लिए भी बड़ा मज़ेदार चीज़ है कि हमारी जो ज़मीन है वो बहुत ही स्पीड के साथ मूव कर रही है। जैसे कहते हैं ना, हमारी पूरी कायनात जो है वो हर टाइम एक्सपैंड हो रही है, यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही हैं, दूर दूर जा रही हैं चीज़ें, और हमारा जो पूरा सोलर सिस्टम है वो मूव कर रहा है। लेकिन हमें ज़मीन के ऊपर बैठे हुए अपनी को हरकत, ज़मीन की जो हरकत है वो फील हो रही है? कोई नहीं हो रही। हमें पता ही नहीं चल रहा कि ज़मीन चल रही है या रुकी हुई है। लहरनाक वो 2 तरह की डायरेक्शन चल रही हैं, एक वो गोल गोल स्पिन भी कर रही है और दूसरा वो सूरज के गिर्द भी चक्कर लगा रही है, लेकिन हमें फील हो रहा है नहीं, क्योंकि हम उसके ऊपर ही बैठे हुए हैं, तो हमें वो फील नहीं होती। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ज़मीन साकन है, रेस्ट पे है। लेकिन आप ज़मीन से बाहर निकल जाएं, मरीख पे बैठ के देख रहे हों, या इवन कोई किसी हवाई जहाज़ में बैठ जाएं और बाहर निकलें और उससे भी बाहर चले जाएं जहाँ पे आपको सूरज का भी पता चल रहा हो, ज़मीन ये है, चाँद ये है, तो आपको वो मूवमेंट नज़र आ जाएगी। अगर आप वहाँ बैठ के सुकून के साथ देखें तो वो उसके हिसाब से ज़मीन चल रही होगी। तो ये बड़ा डीप कंसेप्ट फिर चले जाते हैं
तो बहरहाल सराउंडिंग जो है ये मैटर करता है। तो ये इधर से लेके यहाँ तक डेफिनेशन आ जाएगी रेस्ट की, और ये आगे वही एग्जाम्पलें उसने दी हुई हैं जो मैं आपको समझा चुका हूँ। और डेफिनेशन जो है दूसरी इमोशन की है, इफ़ अ बॉडी कॉन्टिन्यूसली, मुसलसल एक बॉडी चेंज करे इट्स पोजीशन, अपनी जगह को, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, इट इज़ सेड टू बी इन मोशन। तो वर्डिंग सेम है, वहाँ पे हमने कहना जी चेंज नहीं कर रही है अपनी पोजीशन, यहाँ हमने कहना है कि चेंज कर रही है, तो हम कहेंगे कि वो मोशन में है। एक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज रिलेटिव। ये रिलेटिव का मतलब यही है कि वो देखने वाले की नज़र के हिसाब से है, ठीक है ना। ये आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, वो भी बड़ी मज़े की है कि दुनिया के अंदर हर चीज़ रिलेटिव है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन स्टैंडिंग इन द कंपार्टमेंट ऑफ अ मूविंग ट्रेन, ये वही बात आ गई कि ट्रेन चल रही है और उसके एक डिब्बे में एक पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है, इज एट रेस्ट, वो रेस्ट में होगा, विद रिस्पेक्ट टू द अदर पैसेंजर्स, दूसरे पैसेंजर के पॉइंट ऑफ व्यू, मुसाफिरों के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन द कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट के अंदर वालों के लिए, बट ही इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, एक ऐसे बंदे के हिसाब से, स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है बाहर स्टेशन के ऊपर, ठीक है, और वो उसको चल नज़र आ रहा है रेलवे स्टेशन के कि वो जो रेल है वो चल रही है। तो वही बात जो मैंने आपको एक्सप्लेन की। तो ये रेस्ट और मोशन की जो डेफिनेशन है ये आपने यहाँ से प्रॉपर निकाल लेनी है, ये याद करने वाला नहीं है, याद करने वाले बस ये दोनों डेफिनेशनें ही हैं। अब ये जो मोशन है, आगे से अगला जो सवाल आएगा, दो डेफिनेशन आगे ना ऊपर, वो तैयार कर लें। टाइप्स ऑफ मोशन, अब ये जो मोशन है किस किस तरह से हो सकती है, तो मेनली हमने 3 टाइप्स बतानी है। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, तो ये यहाँ से बनता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ द बॉडीज, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। अब ये 3 तरह की मोशंस हैं, इनको ज़रा हम तफसील से पढ़ेंगे। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है? इफ़ द मोशन ऑफ अ बॉडी इज सच दैट, यानी इस तरह से हो, दैट एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी, उस बॉडी का हर जर्रा, हर मॉलिक्यूल, हर एटम जो है, मूव्स यूनिफॉर्मली, एक जितना ही वो मूव करे, इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन की तरफ, एक ही डायरेक्शन की सिमत में वो जा रहा हो, इट इज़ कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। इसको हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। तमाम पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हम इसको कहते हैं ये ट्रांसलेटरी है। फॉर एग्जांपल, द मोशन ऑफ अ ट्रेन, एक ट्रेन की जो ज़ाहिर है वो एक रेल की पटरी के ऊपर सीधी जा रही होती है, तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रांसलेटरी मोशन है। लेकिन अब ये जो ट्रांसलेटरी मोशन है, इसकी भी आगे से 3 किस्में हैं। एक को हम कहते हैं लीनियर मोशन, जो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की होती है, एक सीधी लाइन की, जैसे सड़क के ऊपर कोई गाड़ी जा रही है तो सड़क बिल्कुल अगर सीधी जा रही है तो वो लीनियर मोशन है। एक होती है रैंडम मोशन, रैंडम का पता ही नहीं चलता, जैसे कि उसने सामने ये बी बनाई हुई है, शहद की मक्खी है, तो मक्खी का किसी टाइम भी किधर को जा सकती है, लेकिन जाना उसने स्ट्रेट लाइन में होता है। मतलब यहाँ इधर है ना, मेरी उंगली को देखें, इधर है तो इधर गई पहले, अब यहाँ से उसने दिल नहीं किया सीधा जाने को, इधर को हो गई, इधर को हो गई, इधर को हो गई, इधर को हो गई, तो वो इधर उधर जाएगी, इसीलिए इसको रैंडम कहते हैं। लेकिन जाएगी सीधी लाइन में, ठीक है ना, ऐसे वो कर्व की शक्ल में या इस तरह वो सीधी जा रही है, तो रैंडम इसको हम कहते हैं। इफ द बॉडी मूव्स अलोंग एन इर्रेगुलर पाथ, पाथ तो है उसका लेकिन रेगुलर नहीं है, किधर को भी जा सकती है, किसी तरफ को भी, द मोशन इज कॉल्ड रैंडम मोशन। तो ये याद करनी है लाजमी। और लीनियर में अभी बता दिया कि इफ द बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में जाए, इट इज़ कॉल्ड लीनियर मोशन, इसको हम लीनियर कहते हैं। तो लीनियर की वही एग्जांपल। और इवन को फ्री फॉलिंग बॉडी है, कोई आपने चीज़ पकड़ी हुई थी, छोड़ दी, ज़मीन की तरफ जाना है, बिल्कुल सीधा जाना है उसने इधर उधर नहीं होना, ठीक है, तो वो फ्रीली फॉलिंग जो बॉडीज़ होती हैं उनकी भी जो मोशन है वो लीनियर मोशन होती है। और रैंडम मैंने अभी आपको बता दिया। और इसी में एक सर होती है सर्कुलर मोशन, कि आप एक सर्कल के अंदर आप मूव करते हैं, उसमें भी सारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। वो अलग बात है, डायरेक्शन मुसलसल चेंज होती रहती है, हर पॉइंट के बाद डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कल, एक सर्कल के अंदर जो एक मोशन है इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, उसको सर्कुलर कहते हैं। इफ़ अ बॉल टाइड टू, जैसे वो कहता है जी किसी रस्सी के साथ एक पत्थर बांध लें और उसको सर के ऊपर ऐसे करके गोल गोल घुमाते जाएं तो वो आपके ऊपर ऊपर सर्कल की शक्ल में घूमेगा ना। इसी तरह जैसे ये फेरस व्हील आगे बना हुआ है, तो फेरस व्हील जो है ये वाला, ये भी झूला जो है वो ऐसे गोल गोल चक्कर देता है ना सबको। तो ये जो गोलाई में मूवमेंट है, जैसे कार है तो वो गोल चक्कर के इर्द गिर्द बस चक्कर लगाती जाए, तो ये सारी सर्कुलर मोशन हो जाएगी। तो ये बेसिक बड़ी मोशन क्या है? ट्रांसलेटरी। ट्रांसलेटरी की आगे से ये 3 किस्में हैं, लीनियर, रैंडम एंड सर्कुलर। ये ज़ाहिर 4 डेफिनेशनें आपने याद करनी है।
रोटेटरी मोशन, 3 टाइप्स है ना, एक टाइप हमने पढ़ ली। रोटेटरी जो होती है ये एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द मूव करना होता है। जैसे हमारी ज़मीन है, ज़मीन रोटेट कर रही है अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द, यानी ज़मीन अगर गोल गेंद हो तो उसके बिल्कुल दरमियान में से आप एक तार गुजार लें या कोई रस्सी गुजार लें और वो फिक्स हो और उसके इर्द गिर्द वो गोल गोल घूमती रहे। जैसे फुटबॉल है तो फुटबॉल को बाज़ लोग क्या करते हैं, ऐसे घुमा के तो उंगली के ऊपर उसको घुमाते हैं, तो उंगली जहाँ से टच हो रही है फुटबॉल को वो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाता है। तो वो एक फिक्स जगह है जिसके इर्द गिर्द ऐसे वहीं पे रुका रुका बॉडी वहीं पे है लेकिन गोल गोल घूमी जा रही है। सर्कुलर में और इस मोशन में फ़र्क है। सर्कुलर में पूरी बॉडी किसी फिक्स्ड पॉइंट के इर्द गिर्द पूरी बॉडी घूम रही है, जैसे हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द सर्कुलर मूवमेंट कर रही है, लेकिन अपने ही एक्सिस वहीं खड़ी खड़ी भी घूम जाना, ठीक है। वो जैसे बॉल को हम स्पिन करते हैं, घुमाते हैं, बाल को स्पिन करके हम फेंकते हैं तो फिर वो टिप्पा खा के जो है वो मूव करता है, वो डायरेक्शन चेंज करता है अपनी। तो जब ऐसे गोल गोल घुमाते हैं उसको तो वो अपने एक्सिस के गिर्द गोल गोल घूमता है। लट्टू है, जैसे लट्टू बेहतरीन एग्जांपल है। आप उसको रस्सी बांध के और ऐसे खींच के फेंकते हैं ज़मीन पे, तो जब ज़मीन नीचे से उसकी जो निब होती है उसी जगह खड़े खड़े वो घूमी जाता है। तो उसी जगह खड़े खड़े जो है वो उसके एक्सिस है, वो उसके गिर्द वो रोटेट कर रही होती है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसको हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। इफ ईच पॉइंट ऑफ द बॉडी मूव्स अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट, ये असल बात है कि एक फिक्स्ड पॉइंट के इर्द गिर्द मूव करें और इस फिक्स्ड पॉइंट को एक्सिस कहते हैं, तो उसके इर्द गिर्द को मूव करें, द मोशन ऑफ दिस बॉडी इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। फॉर एग्जाम्पल द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन, फैन की भी, अब फैन का ये देखना, ये वाला जो जगह है जहाँ से हमने उसको फिक्स पकड़ा हुआ है, ठीक है, वो छत के साथ अटैच किया हुआ है, तो ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये वाली लाइन, और इसके इर्द गिर्द बस पंखों ने घूम ही जाना है, ठीक है। ड्रम ऑफ द वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन भी ऐसे ऐसे गोल गोल उसी जगह घूमी जाती है, तो उसका जो ड्रम है अपने मिडल सेंटर के इर्द गिर्द वो घूम रहा होता है। और ज़मीन की जो मूवमेंट है रोटेटरी, क्योंकि ज़मीन की दोनों तरह की मूवमेंट है, रोटेटरी भी है और ये वाली भी है ट्रांसलेटरी भी, क्योंकि इसमें वो सर्कुलर की फॉर्म में वो घूमता है। और तीसरी जो है, बस आज इसको इधर तक ही करते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेशन ये होती है, जैसे वाइब्रेशन किसी भी चीज़ की, कि अपनी मेन पोजीशन पे होते हुए एक दफ़ा इधर को होना, एक दफ़ा उधर को होना, इधर को मेन पोजीशन के इधर इधर घूमते रहना, इसको हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। आगे की तरफ पीछे की तरफ, अपनी जगह ही छोड़नी, ठीक है। और ये हमारे एटम्स और मालिक्यूल्स जो है वो ये वाली हरकत ही करते हैं सॉलिड्स के अंदर खासकर, क्योंकि उनको जगह नहीं मिलती तो वो वाइब्रेशन ही करते रहते हैं, वहीं पे ऐसे 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 होते रहते हैं, ठीक है। तो व्हेन अ बॉडी रिपीट्स इज टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है, ये कौन सी मोशन है, टू एंड फ्रो, आगे पीछे एक ही जगह पे अबाउट अ फिक्स पोजीशन, द मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। और मोशन ऑफ अ स्विंग, जैसे ये बच्ची वो झूला ले रही है, तो स्विंग की जो मेन पोजीशन है वो ये वाली है, ठीक है, लेकिन जब उसने झूला लेना है तो आगे को जाना है पेंडुलम की तरह, फिर पीछे को जाना है, तो मेन पोजीशन के आगे पीछे उसने ऐसा करके घूमी जाना है, आगे पीछे, तो मेन पोजीशन वहीं पे है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। तो ठीक है, काफ़ी थोड़ा लेंथी हो गया, तो यहाँ तक ठीक है। आगे नेक्स्ट इंशाल्लाह ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से शुरू करते हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।